आज हम उसके सेट के थोड़े टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे कि मेजर कितने तरीके से सेट को कैटेगराइज हम कर सकते हैं। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग तरह के प्रेजेंटेशंस दिखाई देंगे। तो कल को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हम एजुकेशन और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, और कल हमने मेनली स्टेट के कॉन्सेप्ट को समझा था कि राज्य क्या है। आज हम लोग देखेंगे कि इसके कौन से टाइप्स हैं और वेलफेयर स्टेट से हमारा क्या तात्पर्य है। पहले ही हमने आपसे चर्चा किया कि सोसाइटी के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें आप हेल्थ को, एजुकेशन को, ट्रांसपोर्टेशन को, इकोनॉमी को, पॉलिटिकल सिस्टम, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को आप देखते हैं। और जब शिक्षा की बात आती है तो शिक्षा को ये माना जाता है कि शिक्षा राज्य और समाज इन दोनों की जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि समाज का ही एक लघु रूप हमको विद्यालय में दिखाई देता है। तो इसलिए शिक्षा को संचालित करने के लिए यह जरूरी है कि राज्य और समाज दोनों आपस में सहयोगात्मक रूप से कार्य करें। जितने भी लोकतांत्रिक राज्य हैं, वो सीधे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि शिक्षा सोसाइटी देगी, क्योंकि डेमोक्रेसी में हम सोसाइटी के प्रत्येक व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं। और इस तरह से जब डेमोक्रेटिक स्टेट में हम सोसाइटी की जिम्मेदारी मानते हैं कि वो शिक्षा को मुहैया कराएगी, सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, तो जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो जाहिर सी बात है कि जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा वो ज्यादा इन्फ्लुएंस भी करेगा। जो जितना ज्यादा उत्तरदायित्व उठाएगा वो उतना ज्यादा उस चीज को प्रभावित करेगा। तो सभी शिक्षा के सभी पक्षों को, सभी इकाइयों को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में समाज हमें दिखाई देता है। लेकिन केवल समाज ही शिक्षा को प्रभावित कर रहा हो या समाज की ही उत्तरदायित्व हो शिक्षा की, ये बात आप नहीं कह सकते, क्योंकि अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं राज्य को भी उठाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि राज्य उनके लिए शिक्षा से संबंधित सभी प्रकार के संसाधनों को उपलब्ध कराता है, वह चाहे मानवीय संसाधन हो या वह भौतिक संसाधन हो। विद्यालय का भवन हो, चाक हो, डस्टर हो, बेंच हो, कुर्सी हो, टॉयलेट हो, या फिर शिक्षकों की नियुक्ति हो, ये सारी चीजों की जो व्यवस्था होगी वो कहीं ना कहीं राज्य को करनी होती है। और शिक्षा के जो लक्ष्य और उद्देश्य हैं, उस शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्य और समाज इन दोनों का कोऑपरेशन, दोनों का सहयोग अति आवश्यक है। यदि दोनों आपस में कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आप जानते हैं कि उस स्थिति में शिक्षा को समाज में सही तरीके से संचालित करना संभव नहीं हो पाएगा। तो आप दो तरह के, जैसे हमने कल भी आपसे चर्चा किया था कि शिक्षा का उत्तरदायित्व उठाने के लिए दो कंधे हैं, एक है राज्य और दूसरा है समाज। ये दोनों मिल करके शिक्षा के उत्तरदायित्व को अपने ऊपर उठाते हैं और इसको आगे संचालित करते हैं। स्टेट क्या है? कल भी हमने आपसे चर्चा किया था कि स्टेट एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है स्टेटस, और इसका कहीं ना कहीं जो अर्थ है वो खड़े होने से है। स्टैंडिंग पोस्चर, यदि किसी का खड़ा हुआ है, जैसे कोई व्यक्ति कहीं पे खड़ा हुआ है या उस किसी की बॉडी, ह्यूमन बॉडी कहीं पे खड़ी हुई है, या उसका जो पोजीशन है, जो स्थिति है, उस स्थिति के सेंस में हम स्टेट को समझते हैं। और जब हम पॉलिटिकल साइंस के रेफरेंस में बात करते हैं तो वहां पर स्टेट हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन होता है। स्टेट में बी अ स्टेट ऑफ आवर कंट्री, स्टेट में बी अ नेशन, कुछ भी हो सकता है। आप जितने बड़े ह्यूमन एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, जिस पे आप एम्फोसिस कर रहे हैं, वह राज्य के रूप में जाना जाएगा। एंड नेसेसरी एज बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। जैसे हमें रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता है, उसी तरह से यह एक आधारभूत आवश्यकता है। मानव जीवन की आधारभूत आवश्यकता के लिए जरूरी है कि वहां पर राज्य भी हो, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है, राज्य का होने का मतलब क्या है, क्यों राज्य हो, तो आप यही कह सकते हैं कि यह मानव जीवन की सुरक्षा करता है और उसको जीवन जीने के लिए पॉसिबल भी बनाता है। जितने भी वेलफेयर की चीजें आप कहते हैं, जो जो मानव की रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा जितनी भी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
किसी न किसी राज्य का होना, स्टेट का होना आवश्यक है। दो मेजर कैटेगरी में आप स्टेट को कैटेगराइज कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो बेस्ड ऑन द अथॉरिटी ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन के जो विभिन्न पक्ष हैं, मानव जीवन के विभिन्न पक्षों पर राज्य कैसे अधिकार रखता है, इस आधार पर राज्य को दो तरह से आप विभाजित कर सकते हैं कि वह मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को कैसे प्रभावित कर रहा है या मानव जीवन के विभिन्न पक्षों पर कैसे अपने अधिकार को जमाता है। इसके आधार पर स्टेट दो तरह के हो सकते हैं, एक है टोटलिटेरियन स्टेट और दूसरा है लिबरल स्टेट। हिंदी में आप कह सकते हैं सर्वाधिकारी राज्य और उदारवादी राज्य। दो तरह के स्टेट हैं। एक स्टेट ऐसी है जो मानव जीवन के प्रत्येक पक्षों में अपना हस्तक्षेप करता है, मतलब उस राज्य का वह सरकार जो मानव जीवन के प्रत्येक पक्षों में अधिकार रखता है। आप उस राज्य के अगेंस्ट नहीं जा सकते। आप जहां राष्ट्र की बात आएगी वहां पर आपके सारे अधिकार, सारे जो कर्तव्य हैं वो सब गौण हो जाएंगे। तो राइट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ। टोटलिटेरियन स्टेट कौन सा है? सर्वाधिकारी राज्य आप उसको कहते हैं, उस तरह के राज्य जहां पर मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष में, शिक्षा में, चिकित्सा में, यातायात में, इकोनॉमी में, आपकी पॉलिटी में, जितने भी पक्ष हैं मानव जीवन के, खाना खाने के लिए, रहने के लिए, उठने सुनने के लिए, आपकी अभिव्यक्ति के लिए, उन सब चीजों में वो हस्तक्षेप करेगा। और इसीलिए टोटलिटेरियन स्टेट में व्यक्ति को अपने हिसाब से कुछ भी बोलने की आजादी नहीं होती है। आप हर कुछ नहीं कह सकते, आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, उस स्टेट के हेड की आप आलोचना नहीं कर सकते। टोटलिटेरियन स्टेट ऐसा होगा, आपके हर पक्ष में उसकी दखलंदाजी होगी। आप क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हर पक्ष में टोटलिटेरियन स्टेट का जो गवर्नमेंट होता है वो हस्तक्षेप करता है। आपके जीवन के प्रत्येक पक्षों से संबंधित जो अधिकार होता है वह टोटलिटेरियन स्टेट की गवर्नमेंट के पास होता है। और इसलिए आप कह सकते हैं कि एजुकेशन पूर्ण रूप से सरकार के नियंत्रण में होता है। आप वही पढ़ते हैं जो सरकार आपको पढ़ाना चाहती है। टोटलिटेरियन स्टेट की जैसी गवर्नमेंट होगी, वो जिस तरह की शिक्षा चाहेगी उसी तरह की शिक्षा आपको मिलेगी। आप अपने हिसाब से कुछ नहीं पढ़ सकते, जो स्टेट कहेगा वही आपको पढ़ना पड़ेगा। और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था टोटलिटेरियन स्टेट करता है। तो यह एक सर्वाधिकारी राज्य है। सर्वाधिकारी राज्य का मतलब जितने भी अधिकार हैं मानव जीवन के संबंधित, जितने भी पक्ष हैं, उस मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष से संबंधित प्रत्येक अधिकार जो है वह उस राज्य के गवर्नमेंट के पास टोटलिटेरियन स्टेट में होता है। दूसरा है लिबरल स्टेट, जिसको आप उदारवादी राज्य कहते हैं। उदारवादी राज्य को आप कह सकते हैं कि यह लिबरल है। किस रेफरेंस में? कि यहां पर सारे एस्पेक्ट्स ह्यूमन लाइफ के गवर्नमेंट के अधिकार में नहीं होते, लिमिटेड एस्पेक्ट्स। टोटलिटेरियन स्टेट में आप कुछ भी चूं तक नहीं, जिसको कहते हैं कि पंछी पर भी नहीं मार सकता, आप चूं तक नहीं कर सकते, जिसको आप अगर ठेठ भाषा में कहें कि आपको कुछ बोलना है, कुछ कहना है, तो आप उसके अगेंस्ट अपनी अभिव्यक्ति नहीं आप कर सकते, और यदि आप करेंगे तो आप दंड के अधिकारी। लेकिन लिबरल स्टेट में ऐसा नहीं है। उदारवादी राज्य में जो अधिकार होते हैं वो अधिकार गवर्नमेंट के पास अधिकार होते हैं, लेकिन मानव के प्रत्येक पक्षों में गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सारे एस्पेक्ट्स ह्यूमन लाइफ के गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आएंगे। जैसे भी आप ही के कंट्री में बहुत ज्वलंत मुद्दा आया था जब पार्लियामेंट के सेशन होने वाले थे, उसके पहले पेगासस का मुद्दा आया था, जो आदमी की निजता के अधिकार के लिए तमाम, उसमें भी रिट भी हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में,
आप लोग अगर जानते हो तो जानते हो। वो पेगासस मामले को लेकर के विपक्ष और पक्ष में तमाम तरह की अटकलबाजी और बहुत सारी बयानबाजी हुई, आप जानते हैं, उसके बारे में ज्यादा विशेष बात नहीं करनी। तो भारत एक लिबरल स्टेट के रूप में है, और यहां पर जो एजुकेशन की व्यवस्था है, जो शिक्षा की व्यवस्था है, वह पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में नहीं है। किसी जमाने में शिक्षा की जो व्यवस्था थी वह संघ सूची में थी। आप जानते हैं कि यूनियन लिस्ट में पहले एजुकेशन था, लेकिन फिर यूनियन लिस्ट से निकाल करके उसको समवर्ती सूची में कहा गया, लाया गया, और राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के शिक्षा के विषयों पर निर्णय लेते हैं। लेकिन जब संघ सूची में भी एजुकेशन था, शिक्षा था, तो इसका यह मतलब नहीं था कि जो हेड चाहे वही पढ़ा दे, वही जो गवर्नमेंट चाहेगा वही पढ़ाएगा। वो एजुकेशन की करिकुलम, सारे जो पाठ्यचर्या थी या जो पूरा सिस्टम था, वो भी किसी कमेटी के रिकमेंडेशंस के आधार पे, तमाम तरह की चीजें आप जानते हैं जिसमें आपके रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं। और शिक्षा कैसी होगी वो लिबरल स्टेट में गवर्नमेंट डिसाइड करती है, क्योंकि अल्टीमेट गोल, हमने आपसे बात अभी पहले करी कि स्टेट का ही जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां पर आप संसाधनों की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं, आप फिजिकल रिसोर्सेज की बात करते हैं, ये ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज जो है वो अल्टीमेटली प्रोवाइड करने का जो काम है, जो देने का काम है, उपलब्ध कराने का काम है, वह कहीं ना कहीं राज्य का उत्तरदायित्व होता है। इसलिए आपने उसके दो कंधे बताए, राज्य और समाज। तो लिबरल स्टेट इस प्रकार का स्टेट है जहां पर मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष में सरकार का, शासन व्यवस्था का हस्तक्षेप नहीं होता, जबकि टोटलिटेरियन स्टेट में, सर्वाधिकारी राज्य में, मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष में उस राज्य के शासन की हस्तक्षेप होते हैं। तो ये एक प्रकार है जिसके आधार पर आप स्टेट को कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, टोटलिटेरियन स्टेट एंड लिबरल स्टेट। दूसरा क्लासिफिकेशन है, उस दूसरे क्लासिफिकेशन को आप इस तरह से कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन गवर्नमेंट। जो राज्य की व्यवस्था है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसे आप कहते हैं राजतंत्र कह लीजिए, जो राजतंत्र है, उस राजतंत्र में सरकार में सहभागिता किसकी है, अर्थात गवर्नमेंट में कौन है, इसके आधार पर स्टेट को दो तरह से कैटेगराइज किया गया है, नो, तीन तरह से कैटेगराइज किया गया है। देखिए, आपको अलग क्लासिफिकेशन भी मिल सकता है। अभी हम आपको कुछ टर्म्स देंगे, आप सर्च करिएगा कि क्या है वो, फिर उस पर भी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो एक तो आधार हो गया कि मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष में दखलंदाजी के आधार पर, मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष में हस्तक्षेप के आधार पर, अपने कहा टोटलिटेरियन स्टेट और लिबरल स्टेट। लेकिन जो राज्य है, राज्य की जो शासन व्यवस्था है, उस शासन व्यवस्था में कौन लोग सहभाग कर रहे हैं, कौन लोग प्रतिभाग कर रहे हैं, उसके आधार पर भी आप स्टेट को कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है ऑटोक्रेसी, एक जो उसका प्रकार है उसको आप कहते हैं ऑटोक्रेसी, और दूसरा जो प्रकार है वो है प्लूटोक्रेसी, और जो तीसरा प्रकार है वो है डेमोक्रेसी। तीन तरह के आप एक कह सकते हैं, ऑटोक्रेसी मतलब एक तंत्र, हिंदी में आप कह सकते हैं एक तंत्र। प्लूटोक्रेसी को कह सकते हैं आप अल्पतंत्र कह सकते हैं, अल्पतंत्र। और डेमोक्रेसी को आप जानते हैं जनतंत्र या लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। ऑटोक्रेसी क्या है? ऑटोक्रेसी में पूरे राज्य का जो शक्ति है, उस राज्य में जो भी कार्य होगा वो किसी एक व्यक्ति के अंतर्गत वो शक्ति निहित होती है। इस प्रकार के राज्य जहां पर राज्य की शक्तियां किसी एक व्यक्ति में निहित हो, उस प्रकार के राज्य को आप ऑटोक्रेटिक स्टेट कह सकते हैं, या वहां पर ऑटोक्रेसी है, एक तंत्रात्मक व्यवस्था है। प्लूटोक्रेसी में पावर ऑफ स्टेट इन लिमिटेड पर्सन, एक व्यक्ति में तो नहीं है, लेकिन वो भी कुछ गिने चुने जो कुलीन लोग हैं, उन लोगों के हाथों में शक्तियां हैं, तो उसको आप प्लूटोक्रेसी कहते हैं। और जो तीसरा प्रकार है जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं, डेमोक्रेसी में पावर इन सिटीजन्स। आप डेमोक्रेसी की फेमस परिभाषा जानते हैं, अब्राहम लिंकन ने कहा था
जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन जो होता है उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। हेलो, आवाज आ रही है आप यस लोगों सर, सुन। को? हाँ, तो जो तीसरा जो यस सर। प्रकार हमने बताया, एक है ऑटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी और डेमोक्रेसी। ये तीन प्रकार की शासन की व्यवस्था, एक तंत्र, अल्पतंत्र और लोकतंत्र की आप बात जानते हैं। एक तंत्र में है पावर ऑफ स्टेट इन वन पर्सन, प्लूटोक्रेसी में पावर ऑफ स्टेट इन लिमिटेड पर्सन, बट डेमोक्रेसी पावर पूरी जनता में ही निहित होती है। वो शक्ति जो होती है वो पूरी जनता में निहित होती है। इसके एग्जाम्पल्स कई प्रकार के आप देखिएगा, इसमें कई प्रकार के ऑटोक्रेसी भी कई प्रकार की होती है। जैसे एक ऑटोक्रेसी है मोनार्की, जिसको आप कहते हैं राजतंत्र, है ना। मोनार्की जहां पर राजा रानी होते हैं, वो पूरी जो शक्ति होती है सारी शक्ति राजा के अंदर होगी, और राजा का जो लड़का होगा वो भी ज्येष्ठ पुत्र होगा। पुराने जमाने में आप जानते हैं, पुराने समय में तमाम ऐसे राजतंत्र आपको अभी भी देखने को मिलता है। मोनार्की बहुत सी जगहों पे है, उसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब कभी इस पे आगे आएंगे। तो एक है मोनार्की, मोनार्की मतलब राजतंत्र आप कह सकते हैं। और राजतंत्र में जो शासन की व्यवस्था है वो एक व्यक्ति में होती है। जैसे अभी हाल ही में नेपाल में लोकतंत्र आया, है ना, आप लोगों को जानकारी होगी। इसके पहले राजतंत्र था, राजतंत्र खत्म हुआ, वहां की माओवादियों ने जब आंदोलन किया तो आंदोलन के बाद वहां की मोनार्की खत्म हुई, और वो डेमोक्रेसी में वहां पे भी इलेक्शन के माध्यम से शासन व्यवस्था चलने लगी, पॉलिटिकल सिस्टम वहां पे बदल गया। किसी जमाने में म्यांमार में भी था, वर्मा में आपको पता है, ओमान में अभी भी है, आप संयुक्त अरब अमीरात की बात करते हैं वहां पे भी है। ऐसे बहुत सारे स्टेट अभी भी आज पर्टिकुलर हैं जहां पर अभी भी मोनार्की चल रही है। अब मोनार्की भी कई प्रकार की होती है ना, हम उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे कभी जब मोनार्की की चर्चा होगी तो। दूसरा ऑटोक्रेटिक में जो ऑटोक्रेसी के अंतर्गत दूसरा जो प्रकार हो सकता है वो डिक्टेटरशिप, जिसको आप कह सकते हैं अधिनायक तंत्र, डिक्टेटरशिप। सब कुछ वही, जैसे आप इसमें कह सकते हैं मुसोलिनी का नाम ले सकते हैं, हिटलर की जो व्यवस्था थी, नेपोलियन बोनापार्ट की जो व्यवस्था थी, ये सारे ऑटोक्रेटिक वे में डिक्टेटरशिप चलाते थे। और डिक्टेटरशिप का क्या मतलब है, इस तरह की व्यवस्था जहां पर थोड़ा आतंक हो, आप अगर कुछ भी कहेंगे तो तुरंत आपकी हत्या कर दी जाएगी, है ना। डिक्टेटरशिप के लिए आप इस तरह समझ सकते हैं। तो ये दोनों ही रूप आपको मोनार्की में और डिक्टेटरशिप आपको ऑटोक्रेसी के अंतर्गत आएगी, जहां पर राज्य की शक्तियां जो होती है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती है। दूसरी है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी में हमने कहा कि जो आपकी राज्य की जो शक्तियां होंगी, राज्य की शक्तियां कुछ लिमिटेड पर्सन्स के हाथ में होती हैं, कुछ निश्चित लोगों के हाथ में होती हैं। इसमें एक है एरिस्टोक्रेसी, जिसको कह सकते हैं कुलीन तंत्र, और दूसरा है ओलिगार्थी, जिसको कहते हैं धनिक तंत्र। कुछ धनी लोग हैं उनके हाथ में शक्तियां होंगी, या ऑटोक्रेटिक जो कुलीन उस सोसाइटी के रहने वाले, उस स्टेट के रहने वाले जो बहुत कुलीन लोग हैं उनके हाथों में जब शक्तियां होती हैं, तो उसमें राज्य सत्ता की जो बागडोर होती है वो उन्हीं के हाथों में होती है। जहां पर कहते हैं कि एरिस्टोक्रेसी में जन्म जाति के आधार पर कुछ लोग अपने को श्रेष्ठ मानते हैं तो उन्हीं के हाथ में सत्ता होगी। जो जाति के आधार पर या जन्म के आधार पर जो उनसे निकृष्ट है उनके हाथ में सत्ता नहीं होगी, तो वो एरिस्टोक्रेसी है। जहां पर जाति के आधार पर कुछ कुलीन लोग हैं, अपने को श्रेष्ठ बना लिए समाज में, उनके हाथ में है, कुछ लोग ऐसे हैं। लेकिन ओलिगार्की में क्या है कि यहाँ पर जिनके पास पैसा ज्यादा है, धनिक तंत्र आप इसको कह सकते हैं हिंदी में, जिनके पास पैसा ज्यादा है वो पैसे के हिसाब से वो शासन व्यवस्था चलाते हैं। तो जब कुछ लोगों की इस तरह की जो शक्तियां होती हैं तो उसको आप प्लूटोक्रेसी कहती हैं। किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, यहाँ कुछ जातियां हैं जो उच्च हैं, कुछ लोग हैं जिनके पास पैसा है जो पूरी शासन व्यवस्था चला रहे हैं, तो वो ओलिगार्की के अंतर्गत आता है। तीसरी व्यवस्था आप जानते हैं, बहुत ही फेमस है, आपके राज्य में भी है, इंडिया में भी इसको आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। और अभी तक जो पॉलिटिशियंस हैं उनका मानना है कि सबसे अच्छे तंत्र के रूप में डेमोक्रेटिक स्टेट को माना जाता है। लेकिन डेमोक्रेसी के देखिए, सारी शासन व्यवस्थाओं की अपनी अपनी कमियां, अपनी अपनी अच्छाइयां हैं, चाहे वो ऑटोक्रेसी हो, चाहे प्लूटोक्रेसी हो, चाहे डेमोक्रेसी हो।
सबकी अपनी अच्छाइयां अपनी बुराइयां हैं। अब पॉलिटिशियंस या जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो ये मानने लगे हैं कि अब डेमोक्रेसी से भी हट करके कुछ सोचा जाना चाहिए। इसके इतने ड्रॉबैक्स अभी अपने भारत में भी देख रहे हैं कि वो कहते हैं कि अब डेमोक्रेसी से भी हट करके कुछ अलग चीज होनी चाहिए ताकि शासन व्यवस्था में कुछ, खैर वो एक अलग विषय है। तो ये जब पावर जनता के हाथ में होती है, और जनता चुनती कैसे है, इलेक्शन से। एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, और निर्वाचन में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, वोट का अधिकार होता है, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव चुन करके जाते हैं जनता के द्वारा, वही शासन व्यवस्था में पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये डेमोक्रेसी के भी अलग अलग सब आप देखेंगे ना, जितने भी राज्य हैं, जितने भी राष्ट्र हैं, सब कहते हैं कि हम भी डेमोक्रेटिक हैं। इंग्लैंड भी कहता है कि हम डेमोक्रेटिक हैं, यूएसए भी कहता है कि हम डेमोक्रेटिक हैं, रूस भी कहता है कि डेमोक्रेटिक हैं, और चीन भी कहता है कि हम डेमोक्रेटिक हैं, भारत भी कहता है कि डेमोक्रेटिक हैं, पाकिस्तान भी कहता है कि डेमोक्रेटिक है, बर्मा भी कहने लगा डेमोक्रेटिक है, सब अपने को डेमोक्रेसी कहते हैं, और सबके डेमोक्रेसी कितनी अलग अलग, वो किसके हैं, सब कितने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो डेमोक्रेसी भी आपको कई तरह की यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो जो पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट में, शासन सत्ता में लोगों का प्रतिभाग कैसे हो रहा है, शासन सत्ता में कौन बैठा है और कैसे वो शासन करेगा, कौन कर रहा है, इसके आधार पे आप तीन तरह की व्यवस्थाएं बना सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम की, राजतंत्र की। एक है ऑटोक्रेसी, एक तंत्र, दूसरा है प्लूटोक्रेसी, अल्पतंत्र, और तीसरा है डेमोक्रेसी, जनतंत्र या लोकतंत्र जिसके नाम से आप जानते हैं। जब हम अब अगर इन सब चीजों की अगर बात करें तो स्टेट को आप इसके कुछ एलिमेंट्स बता सकते हैं। आखिर हम बार बार कह रहे हैं, हमने गवर्नमेंट की भी बात की, हम ये भी बात कर रहे हैं कि राज्य में शासन व्यवस्था की बात कर रहे हैं, हम ये भी बात कर रहे हैं कि लोग उसमें हैं। तो इसके आधार पर आप किसी भी राज्य के, चाहे कोई सा भी राज्य होगा, चाहे वो टोटलिटेरियन स्टेट हो, चाहे वो लिबरल स्टेट हो, चाहे ऑटोक्रेटिक स्टेट हो, चाहे प्लूटोक्रेटिक स्टेट हो, या डेमोक्रेटिक स्टेट ही क्यों न हो, कुछ ऐसे तत्व हैं जो सभी प्रकार के राज्य में सम्मिलित होंगे। आपने भी अंतर तो समझा कि इसमें इस तरह से आप कैटेगराइज कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जिन तत्वों के आधार पर आप कह सकते हैं कि सब स्टेट के रूप में कार्य करते हैं। वो कौन कौन से एलिमेंट हैं? तो चार मुख्य एलिमेंट की हम बात करेंगे यहां पर आपसे। एक है पॉपुलेशन। कोई भी स्टेट होगा, कोई भी राज्य होगा, उस राज्य में कुछ जनसंख्या होगी। भाई शासन, अगर पॉलिटिकल सिस्टम होगा तो किस पे शासन चलाएगा कोई व्यक्ति? शासन चलाने के लिए क्या चाहिए? पॉपुलेशन चाहिए, कुछ लोग होने चाहिए जिनके ऊपर जो आपकी सत्ता को स्वीकार करें, तो पॉपुलेशन होगा। चाहे कोई सा भी, टोटलिटेरियन होगा तब भी पॉपुलेशन होगा, या लिबरल होगा तब भी पॉपुलेशन होगा, ऑटोक्रेटिक, ब्यूटोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक होगा, सभी में पॉपुलेशन होगा, क्योंकि शासन सत्ता किसी के ऊपर चलाई जाएगी। कोई व्यक्ति होंगे जिनके ऊपर आप अपनी शासन चलाएंगे। दूसरा है टेरिटरी। जिस निश्चित क्षेत्र में यह पॉपुलेशन रहती है उसको आप टेरिटरी कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं, जिसको आप भौगोलिक क्षेत्र भी कह सकते हैं। जैसे भारत का आप नक्शा देखते हैं तो भारत के नक्शे में क्या है, हम पूरा जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर के मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम तक की बातें करते हैं। तो ये हमारा एक टेरिटरी है। और अभी देखिए हाल में अभी चीन के साथ गलवान घाटी में हुई थी, कोई अगर हमारे यहाँ हस्तक्षेप कर रहा है, टेरिटरी में हस्तक्षेप कर रहा है, तो हम कहते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र में मत आओ। कहने का मतलब घर, इन लोगों का घर, जो पॉपुलेशन, जो जनसंख्या है वो जहां रह रहे हैं, जिन क्षेत्रों में रह रहे हैं, वो उनकी टेरिटरी है, उनका क्षेत्र है, कोई दूसरा उसको ऑक्युपाई नहीं कर सकता। है ना? जैसे अभी हमने कल भी आपसे चर्चा किया था कि अभी हाल ही में जब उसका संयुक्त राष्ट्र का जब अधिवेशन हो रहा था, तो भारत ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और उस जम्मू कश्मीर में वह क्षेत्र भी सम्मिलित है जो पाकिस्तान के अनधिकृत रूप से, जिसपे पाकिस्तान जमाया हुआ है, वो भी उसको खाली करे। है ना? वो हमारी टेरिटरी है। भारत कहता है कि वो हमारी टेरिटरी है, वो हमारा क्षेत्र है, हमारा वहां पे स्टेट होना चाहिए। इसीलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट की भी वहां कोई नहीं है। वो क्या है?
वहां पे एक अलग प्रकार की गवर्नमेंट बनती है। वहां के लोग उस पीओके का, पाक अधिकृत कश्मीर है, वहां पे अलग प्रकार की व्यवस्था है, वहां के अलग चुने जाते हैं काम चलाने के लिए। तो ये टेरिटरी की बात है। तो हर राज्य की अपनी एक टेरिटरी होगी। तीसरी बात है, जब पॉपुलेशन होगा, टेरिटरी होगी, तो वहां की अपनी एक सरकार होगी, सरकार बनेगी। राज्य जो होगा, राज्य में एक सरकार होगी, और वो सरकार वहां की पूरी व्यवस्थाओं को देखेगी। जैसे हमने कहा कि टोटलिटेरियन स्टेट है, तो टोटलिटेरियन स्टेट के गवर्नमेंट की मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष में हस्तक्षेप होगा, जबकि लिबरल स्टेट की गवर्नमेंट की मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष में हस्तक्षेप नहीं होगा, लिमिटेड पक्ष में हस्तक्षेप होगा। तो वो हमारी गवर्नमेंट है। और चौथी जो विशेष बात है वो है सोवर्निटी, जिसको आप कहते हैं संप्रभुता। ये सब कुछ हो, आपका पॉपुलेशन भी हो, टेरिटरी भी हो, गवर्नमेंट भी हो, लेकिन अगर सोवरेन स्टेट नहीं है, यदि वह संप्रभु राष्ट्र नहीं है, संप्रभु क्षेत्र नहीं है, तब आप उसको स्टेट नहीं कह सकते, वह राज्य नहीं होगा। वहां पे संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता का मतलब क्या है कि आपके जितने भी निर्णय हैं, किस प्रकार के निर्णय, आपकी इकोनॉमी के निर्णय, आपके पॉलिटी के निर्णय, इस टेरिटरी में किसी भी प्रकार का जो निर्णय लिया जाएगा वह यही गवर्नमेंट लेगी, कोई बाहरी व्यक्ति उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। तब तो आप सोवरेन हैं। लेकिन यदि आपकी इकोनॉमी से संबंधित, आपकी जनता से संबंधित किसी प्रकार का यदि निर्णय कोई दूसरी गवर्नमेंट लेती है, तो सोवरेन स्टेट नहीं कहा जाएगा। इसलिए भारत बार बार क्या कहता है जम्मू कश्मीर क्षेत्र में, कि यह हमारा आंतरिक मामला है ना। अभी किसानों के मामले में भी आप लोगों ने देखा होगा कि कनाडा के जो इंस्टीट्यूशनल हेड थे, उन्होंने हस्तक्षेप किया कि भारत को इसमें सोचना चाहिए। तो भारत ने रिएक्ट किया कि किसानों का जो आंदोलन है वो भारत का आंतरिक मामला है, कोई दूसरा राष्ट्र इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और इसी बात को बार बार भारत कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है, इंटरनल मैटर है, इसमें कोई दूसरा राष्ट्र हस्तक्षेप नहीं करेगा। और जो अगेंस्ट है इसके पाकिस्तान, वो बार बार इसको क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय बनाना चाहता है। वो कहता है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय मामला नहीं है, ये भारत का आंतरिक मामला नहीं है। या संयुक्त राष्ट्र संघ में उसका वो बार बार कहता है कि आप वहां पे चुनाव कराइए, जनमत संग्रह कराइए, फिर आप डिसाइड करिए कि वो किसका है। लेकिन भारत कहता है कि नहीं, ये हमारा अपना आंतरिक मामला है। तो हम जिसके साथ हमारा डिस्प्यूट है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसके साथ हम बैठ करके सुलझाएंगे। तो बार बार भारत नकारता है कि नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मामला नहीं है, और पाकिस्तान बार बार इसको अंतर्राष्ट्रीय मामला ले आने की बात करता है। और भारत इसी सोवर्निटी के अंतर्गत, इसी संप्रभुता के अंतर्गत कहता है कि हमारा आंतरिक मामला है, इस पे आप हस्तक्षेप न कीजिए। तो ये चार प्रकार के एलिमेंट, चार जो महत्वपूर्ण तत्व हैं वो किसी भी स्टेट की हैं। एक है वहां की जनसंख्या, उसका भौगोलिक क्षेत्र, उसकी गवर्नमेंट या सरकार, और उसकी संप्रभुता या सोवर्निटी। क्या है पॉपुलेशन? पॉपुलेशन को आप कह सकते हैं पॉलिटिकल संदर्भ में कि जो भी निश्चित संख्या के लोग वहां पर रह रहे हैं एक साथ, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लिविंग टुगेदर, ऐसे लोगों का समूह, ऐसे लोगों की संख्या जो उस स्टेट के भौगोलिक क्षेत्र में आपस में रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रह रहे हैं, वो है स्टेट, वो है स्टेट का पॉपुलेशन। जो लोगों की संख्या है, उसमें महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, है ना, शहरी हैं, ग्रामीण हैं, हर सोशल स्टेटस के हैं उसमें। तो वो सारे लोग जो हैं, वो सारे लोगों से मिलकर के जो व्यक्तियों के जो समूह बनते हैं, उसको पॉपुलेशन के रूप में, स्टेट के रूप में जाना जाता है। टेरिटरी क्या है? टेरिटरी वह क्षेत्र है, रीजन ओवर विच इट एक्सरसाइजेस सोवर्निटी, वह क्षेत्र जहां पर संप्रभुता को अभ्यास करता है, जहां पर संप्रभुता की बात करता है। भारत के नक्शे में देखिए, अभी हाल ही में आपको पता होगा कि किसी देश ने भारत के नक्शे से जम्मू कश्मीर को हटा दिया था।
तो भारत सरकार ने कड़ा विरोध दर्ज किया। ऐसे ही जब नेपाल की बात आई तो जो क्षेत्र पे विवाद है नेपाल को लेकर के, तो नेपाल अपना अलग अलग नक्शा जारी किया। तो इस पे वो, अगर किसी को लगता है कि नहीं, अगर किसी राष्ट्र को लगता है कि नहीं ये हमारे क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं, संप्रभुता के अंतर्गत वो कहता है कि हम इस टेरिटरी के, ये टेरिटरी हमारी है और जहां तक हमारा क्षेत्र है वहां तक हमारी संप्रभुता है, दूसरा कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गलवान घाटी का अभी आप लोग जानते ही हैं कि जो पेट्रोलिंग को लेकर के भारत की आर्मी और चीन की जो आर्मी, उसके बीच किस प्रकार के डिस्प्यूट्स हुए थे। तो सॉवर्निटी को लेकर के ही थे, भारत कहता था कि आप हमारे क्षेत्र में गश्त नहीं कर सकते, चीन कहता था कि हमारा क्षेत्र है, आप हमारे क्षेत्र में गश्त नहीं कर सकते, और जो भी मैटर रहा हो, लेकिन उसमें आप हिंसक झड़प भी हुई थी। तो ये एक टेरिटरी की मामला है कि वह निश्चित क्षेत्र जो राज्य अपनी संप्रभुता को जहां पर एक्सरसाइज करता है वह टेरिटरी कहलाता है। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट को आप कह सकते हैं कि उस राज्य की संपूर्ण मशीनरी, मशीनरी के अंतर्गत क्या है, तीन तरह की मशीनरी को आप जानते हैं। गवर्नमेंट कैसे बनती है? तीन चीजें आप जानते हैं गवर्नमेंट में। एक है लेजिस्लेचर, इसको आप कहते हैं विधायिका। लेजिस्लेचर, विधायिका, इसी मशीनरी के अंतर्गत गवर्नमेंट का मतलब क्या है, उसकी विधायिका होगी, नियम कायदे कानून बनाने वाले, अधिनियम बनाने वाली एक संस्था होगी जिसको आप लेजिस्लेचर कहते हैं। दूसरा है एग्जीक्यूटिव, कार्यकारिणी, है ना, विधायिका, कार्यपालिका जिसको आप हिंदी में कहते हैं, और तीसरा है न्यायपालिका, जुडिशरी। ये तीनों अंग मिलकर के, ये तीनों जो तीनों मशीनरी हैं, नियम कायदे कानून बनाने का काम लेजिस्लेचर का है, संसद बनाएगा। एग्जीक्यूट कौन कराएगा? जितने भी आईएएस बीसीएस अधिकारी हैं, संघ लोक सेवा आयोग से या राज्य लोक सेवा आयोग से जो चुनाव करके गए हुए हैं, एग्जीक्यूट करने वाले, वो कार्यपालिका को बनाएंगे। उसके सुप्रीम के रूप में आप जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनको रखते हैं, और राज्य में व्यक्तियों के हितों का ध्यान रखने वाला, कानून न्याय करने वाला, किसी भी प्रकार की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में न्याय पालिका भी अपनी होगी जो न्याय की व्यवस्था को बनाएगी। और ये तीनों मशीनरी मिलकर के गवर्नमेंट को फ्रेम करती है, और ये गवर्नमेंट इन तीनों मशीनरी का ऑर्गेनाइजेशन है। सब एक दूसरे, कभी कभी आप पढ़ते हैं कि विधायिका और न्यायपालिका में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न होने पाए, कोई एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण न करने पाए। ऐसे बहुत सारे आप डिस्प्यूट्स देखते भी हैं, जैसे भी सीए के मामले पे लेकर के हुआ था। ऐसे तमाम डिस्प्यूट्स आप पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट की, ऐसे बहुत सारे टिप्पणियां आती हैं जिसको आप देख, अभी कल की टिप्पणी है जो दिल्ली में दंगे हुए थे उसके पीछे मशीनरी के फेल होने की बात जुडिशरी ने कही थी। तो ये गवर्नमेंट को चलाने की ये जो मशीनरी है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जिसको आप विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कहते हैं, ये तीनों मिलकर के गवर्नमेंट को फ्रेम करती है। और कोई सा भी स्टेट होगा वहां पर इस तरह की व्यवस्था होगी, गवर्नमेंट की व्यवस्था वहां पर होगी। सोवर्निटी क्या है? सोवर्निटी का मतलब है कि वह राज्य किसी दूसरी शक्ति के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। वह जो राज्य, जैसे भारत है, भारत कहता है कि हम सोवरेन स्टेट हैं, हम संप्रभु राष्ट्र हैं, हम किसी और के ऊपर हस्तक्षेप, हम किसी और के ऊपर हम नहीं डिपेंडेंट है, हम किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है। लेकिन किसी राज्य का मुख्यमंत्री सोवरेन नहीं है। जैसे भी हाल की घटना आपको पता होगा कि ममता बनर्जी जाना चाह रही थी एक कॉन्फ्रेंस में जो मदर टेरेसा के ऊपर लेकर के हुआ था, तो उनको भारत सरकार ने रोक दिया। वो सोवरेनिटी के लिए आप संप्रभु हैं, अगर आपके निर्णय जो होंगे, आप कहाँ पे, कोई भी मुख्यमंत्री जाकर के किसी दूसरे देश से नहीं एग्रीमेंट कर सकता है बिना भारत सरकार की अनुमति के कि हम अपने यहाँ इस तरह के प्रोजेक्ट ले आना चाहते हैं। तो ये सोवरेनिटी की बात है, संप्रभुता की बात है कि आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, आप अपने में स्वतंत्र हैं। आप किसी प्रकार का निर्णय अपने क्षेत्र में कर सकते हैं, चाहे वो आर्मी की हो, डिफेंस का हो, इकोनॉमी का हो, पॉलिटी का हो, वेलफेयर की बात हो, शिक्षा हो, यातायात हो, स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो, उन सारे क्षेत्रों में आप अपने निर्णय खुद लेते हैं। दूसरा कोई, दूसरे किसी आपके निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करता।
और स्टेट रेगुलेट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ लिविंग इन टेरिटरी। सोवरेन स्टेट में यही होगा कि जो सोवरेन स्टेट होगा वहां पर जो राज्य होगा वो अपने क्षेत्र में रहने वाले जितनी भी पॉपुलेशन है अपने क्षेत्र में उनकी वह व्यक्तियों के प्रत्येक पक्षों को नियंत्रित करने का कार्य करेगा कि कैसी वो व्यवस्था देना चाहता है। जैसे आप बार बार संविधान में पढ़ते हैं कि राज्य जिस विधि से चाहे, यदि आप आरटीई को पढ़िए तो आरटीई को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि राज्य जिस विधि से चाहे, राज्य कल्याणकारी है तो कल्याणकारी विधि से चाहेगा, राज्य ऑटोक्रेसी है तो ऑटोक्रेसी की तरफ चाहेगा, राज्य प्लूरोक्रेसी है तो प्लूरोक्रेसी की तरफ चाहेगा, राज्य अगर टोटलिटेरियन है तो उसके हिसाब से चाहेगा, राज्य अगर लिबरल है तो उसके हिसाब से चाहेगा। तो राज्य जिस तरह से चाहे उस तरह से व्यक्तियों की जिंदगी को उसमें सभी पक्षों को रेगुलेट करने का कार्य वो करता है। तो ये सोवर्निटी इसका ये चार ऐसे पक्ष हैं जो किसी भी राज्य में निहित हैं। ये ऐसे एलिमेंट हैं जिन एलिमेंट्स पे ही आप बात करते हैं कि स्टेट अगर होगा तो वहां की कोई जनसंख्या होगी, कोई एक निश्चित भूभाग होगा, वहां का अपना एक शासन व्यवस्था होगी और वह संप्रभु होगा, अर्थात वह अपने निर्णय खुद लेगा, दूसरा कोई व्यक्ति उसके निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये है एसेंशियल एलिमेंट स्टेट की। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ, अब जो एक और सोवर्निटी को लेकर के एक और कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा हमको ये समझ लेना ज्यादा सही है। जब हम सोवर्निटी की बात करते हैं तो एक सोवर्निटी वर्सेस एक्सटर्नल सोवर्निटी की बात है। सोवर्निटी क्या है? दो तरह के स्टेट आप बना सकते हैं कि सोवरेन स्टेट जिसको आप संप्रभु राष्ट्र कह सकते हैं, और दूसरा है हेजेमनी स्टेट जिसमें संप्रभुता उसके अंतर्गत निहित नहीं होती है। सोवरेन स्टेट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र, कुछ भी निर्णय लेना चाहता है वो अपने हिसाब से ले सकता है, जैसे आप इंडिया की बात करते हैं। जबकि हेजेमनी स्टेट में क्या होता है, उसका जो नेचर होता है वो फेडरल टाइप का होता है। जैसे कल किसी ने चर्चा कर रहे थे कि फेडरल स्टेट क्या है। फेडरल स्टेट में जितने भी राज्य हैं वो संघ के साथ राज्यों की एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक संविदा है कि जब तक हमारे राज्य की आप देखभाल करते रहेंगे, जब तक हमारे बीच आपके बीच संविदा चलती रहेगी तब तक तो हम आपके राज्य के रहेंगे। लेकिन यदि हमारे कॉन्फ्लिक्ट किसी तरह के हुए, जैसे यूनाइटेड स्टेट में 50 राज्य हैं, यूएसए उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, तो वहां का कोई भी स्टेट यदि चाहे तो वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से अलग भी हो सकता है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। यदि उसको लगा कि नहीं अमेरिका हमारे हितों की रक्षा नहीं कर रहा है तो उसमें से कोई भी स्टेट बिदक सकता है, निकल सकता है। तो ये फेडरल, यहां पर जो स्टेट है उन सारे स्टेट्स की सोवरेन नहीं है, वो संप्रभु स्टेट्स नहीं है। यूएसए की, अमेरिका के जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं, वो सोवरेन नहीं है, वो सारे हेजेमनी स्टेट हैं। अल्टीमेटली वहां का प्रेसिडेंट ही उन सभी 50 स्टेट्स, अभी हाल ही में चुना हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, है ना, वहां 2 तरह के इलेक्शंस होते हैं, बहुत लंबा इलेक्शन चलता है, देखा होगा आप लोगों ने भी, पिछले साल की बात है जब जो बाइडेन चुने गए थे। तो ये फेडरल स्टेट का ये नेचर है कि फेडरल स्टेट में, या जो जिसको आप संघ की तरह की बात करते हैं, तो फेडरल स्टेट में जो फेडरेशंस होते हैं, जो राज्य होते हैं, वो अपने आप में संप्रभु नहीं होते। यहां पर इंडिया के जो यहां भी राज्य हैं, आप 36 राज्यों की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर के केरल और अरुणाचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सारे बातें करते हैं, लेकिन ये राज्य सोवरेन नहीं है। यहाँ के राज्य जो हैं राज्य सोवरेन नहीं है, लेकिन इंडिया जो कंट्री है, जो नेशन है, वो अपने आप में सोवरेन है। आप इस क्षेत्र में आ तो सकते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश आया, जैसे सिक्किम आया, आ तो सकते हैं, लेकिन आप जा नहीं सकते। एक बार यदि आप आ गए तो आ गए, फिर आपको जाने का रास्ता नहीं है। यहां चाहे तो आप आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, है ना, ये एक तरफा वन वे है। आना तो ठीक है, जाना नहीं ठीक है, यहां नहीं जा सकते आप। अब लाख कोई कोशिश करके भी, जैसे तमाम आप लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर लाख कोशिश कर लिया, वहां के तमाम जो उमर अब्दुल्ला और कौन कौन आप नेताओं को जानते हैं, अभी हाल ही में एक जो वहां के नेता थे उनकी डेथ भी होगी हुए थे, हैं?
गिलानी जी खत्म हुए थे वो अभी। हाँ हाँ, गिलानी गिलानी, ठीक कहा वीर सिंह। तो ये इंडिया के स्टेट में क्या है कि यहाँ पर लाख जम्मू कश्मीर लाख कोशिश कर ले, लेकिन इसका स्टेट का नेचर ही ऐसा है, इतना सोवरेन है कि आप यहां से अलग नहीं हो सकते। लेकिन जहां पर हेजमनी होती है, उस हेजमनी में आप अलग भी हो सकते हैं या कोई दूसरा स्टेट आ भी सकता है, यहाँ आ तो सकता है लेकिन जा नहीं सकता। तो ये एक एक्सटर्नल सोवरेनिटी है। देखने के लिए तो आपको कहते हैं ना कि यूएसए है, अमेरिका है, देखने के लिए सोवरेनिटी है, लेकिन एक्चुअल में उसको हम एक्सटर्नल सोवरेनिटी कहें तो ज्यादा सही है। बाह्य संप्रभुता है, यहाँ पर बाहर से दिखाई दे रही है संप्रभुता, लेकिन संप्रभुता है नहीं। फेडरल जितने भी स्टेट्स हैं उनके अंदर संप्रभुता नहीं है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप फेडरेशन और ये अंतर समझ लीजिए। जैसे हम घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए आपने ईंट बनाया, तो एक एक ईंट समझ लीजिए कि वो इसकी स्टेट है, ईंट से मिलकर के घर तो बन गया। अब जैसे एक कच्चा घर होता है, तो कच्चे घर में क्या है, ईंट को हटा दीजिए, दूसरा ईंट लगा दीजिए, उस पर ऐसा कर दीजिए, तो वो तो एक फेडरल के तरीके है। लेकिन यदि आपने ईंट लगा करके प्लास्टर कर दिया, सीमेंट और बालू से जोड़ दिया उसको और प्लास्टर कर दिया, अब प्लास्टर करने के बाद अब कोई भी ईंट वहां से आप निकल नहीं सकती, तो वो सोवेर्निटी हो गई। उस स्थिति में वो सोवेर्निटी हो गई। लेकिन अगर केवल कच्चा घर जैसा बना हुआ है, ईंट को आप हटा बढ़ा सकते हैं, तो फेडरेशन कॉन्फेडरेशन के अंतर्गत आते हैं। तो ये दो तरह के कॉन्सेप्ट्स मैं समझ रहा था, बताना ज्यादा सही है कि सोवर्निटी और एक्सटर्नल सोवर्निटी क्या है। सर एक, हाँ अभी सर अभी ये बात जो करते हैं, वो अभी बस एक स्लाइड के बाद उसका बात करते पूछ हैं। रहे थे सर, नागरिकता का। हाँ, अभी हम बस कंप्लीट कर लें, इसी स्लाइड के बाद रोकते हैं। अब जो क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं स्टेट की, तो दो तरह के क्लासिफिकेशन आपको दिखाई देते हैं। ये आपके लिए होमवर्क भी है, आप इस पे होमवर्क करिएगा, इसलिए इसको हमने बनाया भी है। जब स्टेट की आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो तरह के स्टेट्स की क्लासिफिकेशन आपको मिलता है। एक है एंशियंट क्लासिफिकेशन जिसको एरिस्टोटल ने प्रस्तुत किया था, एक है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। एंशियंट क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आप मोनार्की की बात करते हैं, एरिस्टोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पॉलिटी की बात करते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में आप बात करते हैं इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट स्टेट की, यूनिटरी फेडरल स्टेट की, कॉन्फेडरल स्टेट की और इंपीरियल स्टेट की। तो ये क्या है, मोनार्की क्या है, एरिस्टोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, पॉलिटी क्या है, जिसको कि एरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया। और जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन प्रस्तुत करता है पॉलिटिकल साइंस, जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट स्टेट की बात करता है, वो क्या है, यूनिटरी और फेडरल स्टेट क्या है, कॉन्फेडरल स्टेट क्या है और इंपीरियल स्टेट क्या है, इसके बारे में आपको सर्च करना है, एक्सप्लोर करना है। इस पे हम लोग फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर आगे आपके क्वेश्चंस लेते हैं, फिर चर्चा पे समय करेंगे। हाँ बताइए, कुछ कह रहे थे आप। सर ये इसी का पूछ रहे थे, जैसे सर अमेरिका एक फेडरल कंट्री है तो सर, और इंडिया सर एक सॉवरेनिटी है, तो सर ये सॉवरेनिटी में डबल सिटीजनशिप का वो नहीं हो सकता क्या? सिर्फ जो फेडरल रहेंगे वहाँ पे ही डबल सिटीजनशिप रहेगी? जैसे सर अमेरिका में रहता है ना, दो है, एक स्टेट का अलग नागरिकता रहती है और यूएसए की अलग रहती है। हाँ ठीक है, अमेरिका में दो तरह की नागरिकता आपके पास है, एक आपके स्टेट की, फेडरल स्टेट की, और दूसरा आपके यूनियन की, या जिसको आप संघ कह रहे हैं। लेकिन ये भारत में नहीं है, भारत में एक ही प्रकार की राज्य व्यवस्था है, एक ही प्रकार की नागरिकता है। तो तो यदि कोई, सर ये हाँ सिर्फ बताइए। फेडरल स्टेट में ही रहेगा ये डबल सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। भारत भी यदि चाहे तो दो तरह की नागरिकता दे, लेकिन नागरिकता देने का प्रश्न यही उठेगा ना, जब आप सोवरेनिटी की बात कहेंगे, जब आप डेमोक्रेसी की बात कहेंगे, तो दो तरह की नागरिकता की बात कहेंगे, तो फिर आप किसी एक, जैसे हमारा निवास प्रमाण पत्र है, आप ऐसे समझिए, जो आपका आधार कार्ड बना या जो निवास प्रमाण पत्र बना, वो निवास प्रमाण पत्र आपके अपने राज्य का बनता है। और आपके, जब आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसे जाति प्रमाण पत्र की बात कर लीजिए, जाति प्रमाण पत्र जो बनते हैं एक राज्य के बनते हैं और एक आपके स्टेट के बनते हैं। लेकिन यदि कोई स्टेट चाहे तो वह अपने यहां दोहरी नागरिकता का प्रावधान कर सकता है।
लेकिन केवल दोहरी नागरिकता के आधार पर ही आप सोवरेन और हेजेमनी नहीं बांट सकते, मैं ये कह रहा हूं। हेजेमनी और सोवरेन का जो कॉन्सेप्ट है वो नागरिकता के आधार पे नहीं है, वह शासन व्यवस्था के स्टेट्स के स्थिति के आधार पे है कि स्टेट की स्थिति कैसी है, राज्य की स्थिति कैसी है, राज्य निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते, सोवरेनिटी कहां तक, एक्सटर्नल सोवरेनिटी है, हेजेमनी है या सोवरेनिटी है, इसके आधार पे हम बात करते हैं जो फेडरेशन की बात। नागरिकता का जहां तक सवाल है तो ये जरूर है कि जो फेडरल स्टेट्स हैं, जैसे अमेरिका की आपने बात करी, तो अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता है, एक जिस स्टेट के आप रहते हैं वहां की नागरिकता और दूसरी आपको संघ की नागरिकता मिलती है। लेकिन केवल नागरिकता के आधार पे हम संप्रभु और फेडरेशन की बात हम नहीं कह सकते, है ना। कोई अगर राज्य चाहे, कोई स्टेट चाहे, कोई गवर्नमेंट चाहे तो अपनी दोहरी नागरिकता लगा दे। भारत यदि चाहे तो भारत दोहरी नागरिकता लगा सकता है कि भाई आपके अपने राज्य की नागरिकता और आपको अपने केंद्र की नागरिकता। जैसे आप एक नागरिकता कैसे समझ लीजिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, जैसे आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो मध्य प्रदेश के राज्य जितने भी कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं वह अपने राज्य के लोगों के लिए ही चलाती है। वह किसी दूसरे स्टेट के लोगों को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई योजना या मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई जो कल्याणकारी प्रावधान है वो किसी दूसरे स्टेट का व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। तो अगर वो कह दे कि हम भाई अपने यहाँ के लोगों के लिए एक नागरिकता करना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को जो जिनकी नागरिकता रही उन्हीं के लिए हम देंगे, तो तमाम तरह की ऐसी व्यवस्था बनती है। अब उसको नागरिकता नहीं कहें आप, उसके लिए तमाम तरह के वो प्रमाण पत्र बनाती है, निवास प्रमाण पत्र मांगती है, आपका आवास प्रमाण पत्र मांगती है, आपका जाति प्रमाण पत्र मांगती है, जिसके आधार पर वो कहती है कि भाई आप हमारे स्टेट के हैं तो ये लाभ लीजिए, हमारे स्टेट के नहीं है तो आप लाभ न दीजिए। लेकिन जो संघ है, जो केंद्र है, उसकी जितनी भी योजनाएं चलेंगी वो सारी योजनाएं शिक्षा से संबंधित या कोई सी भी योजना होगी वह किसी स्टेट के रूप में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। नवोदय विद्यालय में सभी पढ़ते हैं, है ना, हालांकि मध्य प्रदेश में भी सभी पढ़ते हैं, लेकिन छात्रवृत्ति आपको वही उसी को मिलेगी जो मध्य प्रदेश का नागरिक होगा, है ना। पढ़ाई तो होगी यहाँ पर, लेकिन छात्रवृत्ति उसी को होगी जो इस प्रदेश में 5 साल या 10 साल जो भी स्टेट जैसा रखता हो वो जैसा व्यवस्था किया रहेगा उसी को वो मिलेगा। तो आप कोई स्टेट चाहे तो बना भी सकता है नागरिकता के आधार पे। हाँ यस सर। और किसी का? यस सर, एमपी को स्टेट कहते हैं सर, लेकिन इसके पास अपने संप्रभुता रहती है क्या साथ में?